बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेटा लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स एज वेल। आज हमने देखनी है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स फॉर एडल्ट्स। ठीक है। सो एडल्ट्स के लिए जो हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स यूज करते हैं उनके अंदर सिमिलर टू चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स हम हाइट और वेट लेते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर हम वेस्ट सर्कमफेरेंस लेते हैं, फिर हम हिप सर्कमफेरेंस लेते हैं। देन another measurement is known as MUAC, MUAC कैपिटल में, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। फिर हम TSF लेते हैं, ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस, ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं जो हम एडल्ट्स के लिए बेसिकली यूज कर रहे हो गया जी। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम हाइट की बात करें तो जैसे हम बच्चों के अंदर हाइट लेते हैं, लेंथ नहीं, लेंथ आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि 2 इयर्स तक की एज के जो बच्चे हैं नॉर्मली हम उनकी लेंथ ले रहे होते हैं, और बाकी बियॉन्ड 2 इयर्स बियॉन्ड जो बच्चे हैं उनकी हम हाइट लेते हैं। सो जो 2 इयर्स एंड बियॉन्ड के बच्चे जिस तरह उनकी हाइट लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने एडल्ट्स की हाइट मेजर करनी है। सो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, हाइट क्या होगी जी, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम हेड टू द सोल ऑफ द फीट। ठीक है। तो इस तरह से हम हाइट मेजर कर रहे होते हैं। हाइट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन एडल्ट्स एज वेल, क्योंकि आप लोगों को मैंने एनएलसी में एक पैरामीटर हम लोग ने डिस्कस किया था बॉडी मास इंडेक्स के नाम से, बीएमआई। और बीएमआई अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हम वेट ले रहे होते हैं और सब्जेक्ट का हाइट ले रहे होते हैं। सो दो चीजें ले रहे होते हैं। सो हाइट जब तक हमें नहीं पता होगी हम सब्जेक्ट का बीएमआई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हाइट हम कैसे, कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए मेजर करते हैं? वी मेजर इट यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्टेडियोमीटर, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। और जनाब स्टेडियोमीटर को हम यूज करते हैं अगर स्टेडियोमीटर हमारे पास अवेलेबल ना हो फॉर वन रीजन और द अदर। वैसे तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल इक्विपमेंट। मेरा ख्याल है कोई अगर मुझे सही याद है तो 4000 के करीब इसकी प्राइस स्टार्ट होती है, और फिर डिपेंडिंग ऑन कि किस ब्रांड का है 20-30,000 तक आपको मिल रहा होता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके पास ये ना हो तो देन यू कैन also make use of a standard measuring tape, लेकिन keep in mind के बहरहाल measuring tape से जब आप height measure करेंगे तो उसमें उतनी accuracy नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि घर में जो आपके measuring tape पड़ी होती है, या जो जिसको हम common अपनी language में inches tape कहते हैं, so basically उसके अंदर वो flexible होती है, और उसके अंदर बहुत एक्यूरेटली आप हाइट को मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ना हो स्टेडियोमीटर तो जाहिर है इन दोस केसेस आप फिर ना करने से बेहतर है कि आप मेजरिंग टेप को यूज कर लें। बाकी जो पॉइंटर्स हैं हाइट मेजर करने के लिए वो बिल्कुल वही हैं जो हमने बच्चों के लिए डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल कि एक तो सब्जेक्ट मींस जिसकी हम हाइट मेजर कर रहे हैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, उसकी क्लोथिंग मिनिमल होनी चाहिए, ये नहीं कि हैवी उसने वो कपड़े पहने हुए हों, स्वेटर्स हों, जैकेट्स हों, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर उसके शूज पहने नहीं होने चाहिए सो दैट एक्यूरेट हाइट उसकी मेजर हो सके। आइडियली जैसे अगर फीमेल्स हैं तो उनके सर के ऊपर कोई हेयर बैंड या कोई क्लिप्स या कोई ऐसी वो जो कैचर टाइप चीजें होती हैं वो लगी हुई नहीं होनी चाहिए। और लेग्स शुड बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट। जैसे शायद मेरा ख्याल है रमीशा ने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम कि लेग्स क्यों स्ट्रेट हमें रखनी है, इसलिए क्योंकि अगर हम लेग्स को फार अपार्ट करते जाएंगे एक दूसरे से तो फिर हमारी हाइट ऑब्वियसली कम होगी, हम छोटे होते जाएंगे ना बेसिकली। ठीक है। इसी तरह लेग्स के साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शोल्डर्स भी बिल्कुल स्ट्रेट हों और टच कर रहे हों विद द सरफेस ऑफ द स्टेडियोमीटर, क्योंकि शोल्डर्स भी, अगर आप देखो कभी हम बहुत कैजुअली बैठे होते हैं तो चेयर पे भी अगर आप बैठते हो, अगर आप बहुत कैजुअली झुक के ड्रूपिंग पोजीशन में बैठते हो
तो आपकी नेचुरली जो स्टांस है वो गिरा गिरा सा होता है, सो हाइट आपकी कम उस केस में आएगी, ठीक है। एंड अगेन टेक 3 रीडिंग्स और फिर आप उसका मीन ले सकते हैं 3 रीडिंग्स का डिवाइडेड बाय 3 करके, सो दैट मोस्ट एक्यूरेट जो हाइट है वो आपको मिल जाए, ठीक है। अच्छा जनाब, फिर इसके अलावा हम कैलकुलेट करते हैं ऑब्वियसली पेशेंट्स का वेट, या नॉट ओनली द पेशेंट्स बल्कि कोई भी क्लाइंट है, उसी तरह से वेइंग स्केल हम यूज कर रहे होंगे। इसके अंदर वेइंग स्केल बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिंपल वंस भी हैं, आजकल डिजिटल वेइंग स्केल्स भी बहुत आसानी से और काफी कम कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल हैं, सो वो आपको बेसिकली डेसिमल्स तक के अंदर आपका वेट दे रहे होते हैं, ठीक है। सो वेइंग स्केल के ऊपर आपने हमेशा सेंटर में खड़े होना है, सो दैट इस तरह से खड़े होना है कि आपका जो बॉडी वेट है वो यूनिफॉर्मली आपके दोनों फीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। वेट करने से पहले आपने अपना जो भी मोबाइल फोन है या अगर कोई वॉलेट है या आपके कोई शूज हैं, तो वो आपने उतार देने हैं और फिर आपने अपना वेट करना है, सो दैट उनका वेट बीच में शामिल ना हो जाए। इसके अलावा वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आपकी ओवरऑल हेल्थ का। बीएमआई अगेन जैसे हमने हाइट के लिए डिस्कस किया, तो जब तक हमारे पास वेट नहीं होगा तब तक भी हम बीएमआई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक दो चीजें मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बेटे ये है कि वेट although is a very important indicator of your health, however it is not the only indicator of your health। ये चीज, ये स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझ लो, या आपको सारी जिंदगी काम आने वाली है। वेट, मैं ये कह रहा हूँ, वेट इज अ वेरी, although it's a very important indicator of your overall health, yet it is not the only indicator of your overall health। इसका क्या मतलब है? किसी को ये मेरी बात समझ आई है? कोई इसको इंटरप्रेट कर सकता है? प्लीज रिपीट कर दें आप अपना क्वेश्चन। अच्छा, मैंने बेटा एक स्टेटमेंट बोली है, वो स्टेटमेंट ये है कि ऑल्दो वेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ, येट इट इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ योर हेल्थ। सर वेट यस सर, हो सकता है, सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर नहीं है सर, क्योंकि वेट में तो हमारा बोन का भी वेट आ जाता है, और प्रॉपर तो इंडिकेट और नहीं भी होता बहुत ना सारे कि फैक्टर हमारी होते हैं। सर इसका मतलब ये है कि अगर हमारा वेट कम है तो हम ये नहीं समझ सकते कि इंसान हेल्दी है, और अगर ज्यादा है तो हम हमेशा ये नहीं समझ सकते कि वो अनहेल्दी है, या इस तरह से करके हम सिर्फ वेट की बुनियाद पे लोगों को ये नहीं कह सकते कि ये सही है और ये नहीं सही। और सर इसकी Okay. आपने एग्जांपल दी थी कि एथलीट और प्रेग्नेंट वुमेन के केस में हम वेट को अच्छा इंडिकेटर नहीं वो कर सकते। ओके ओके, ठीक है। और वेरी गुड। और बेटे, और कोई? और सर आपने एक दफा ये सर बताया, वेट के बेस पे जजमेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है। और सर आपने ये भी बताया था कि एक पर्सन कितना हेल्दी है या फिर नहीं। कुछ लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है कि वो हेल्दी भी होंगे और उनका वेट भी ज्यादा होगा, इस तरह का भी कुछ आपने बताया। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दैट्स करेक्ट। अच्छा, सो बेटा बेसिकली जो मैंने स्टेटमेंट बोली है उसका मतलब यही है कि यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्राई एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट और एन आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करना आपको आता है या नहीं? अभी नहीं किया आपने? सर नहीं किया हुआ। नो सर। सर नहीं अभी तक डोंट वरी, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा मे बी नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, डोंट वरी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग अपनी हेल्दी बॉडी वेट को, आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करने की डिलिबरेटली बहुत ज्यादा कोशिश करें। लेकिन हैविंग सेड दैट,
इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, किसी बच्ची ने बोला भी कि अगर हम लीन हैं तो हम हेल्दी हैं और अगर हम थोड़े से भी ओवरवेट हैं तो हम अनहेल्दी हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और किसी ने ये भी कहा कि जी आपने बताया था जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है। बिल्कुल बेटे ऐसा है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपना बीएमआई कैलकुलेट करते हो, या चलो लीव बीएमआई, सिंपल हम वेट पे भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका आइडियल बॉडी वेट है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना सीखेंगे, 65 kg, और लेट से कि आप करंट आपका बॉडी वेट है 68 kg, तो क्या आपको लेबल कर दिया जाए कि आप अनहेल्दी हो? नो, नॉट रियली, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप कोशिश करके बिल्कुल ही 65 kg के ऊपर आ जाओ, लेकिन 2 kg 3 kg ज्यादा होना, 2 kg 3 kg कम होना डज नॉट इंडिकेट कि आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा, आपकी एक सर्टेन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है। ठीक है, सो बहुत ज्यादा चीजें उससे भी डिक्टेट हो रही होती है, इंक्लूडिंग आवर बॉडी वेट। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट in terms of overall health is कि आपके बाकी इंडिकेटर्स हेल्थ के कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको कहा जाता है वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइंस में बेसिकली बेटे 3-4 पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा पल्स रेट जिसको हम नब्ज कहते हैं, एंड देन हमारा रेस्पिरेशन रेट, दिल की धड़कन। नॉट दिल की धड़कन तो खैर हार्ट रेट हो जाएगा, खैर कह सकते हैं वो ही है, बेसिकली ब्रीदिंग ही है। तो ये वाइटल साइंस, अगर एक बंदे का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, अगर उसकी पल्स रेट ठीक है, अगर उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग ठीक है, अगर उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो हेल्दी है। ठीक है, और अगर इसके अंदर उसका थोड़ा सा बॉडी वेट ज्यादा, 2-3 kg ज्यादा, 2-3 kg कम है, तो इवन देन इट इज फाइन। यस, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यस इट इज वेरी मच आइडियल कि आप बिल्कुल अपने आइडियल बॉडी वेट के करीब करीब रहें, लेकिन इसके अंदर बाकी पैरामीटर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस बेटे इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को, देखो हमारी बॉडी बेसिकली हमें खुद कम्युनिकेट कर रही होती है व्हेनेवर समथिंग गोज रॉन्ग। सो फॉर एग्जांपल आपको कभी पेट में दर्द शुरू हो जाती है, कभी आपको सर में दर्द शुरू हो जाती है, कभी आपको नॉजिया फील हो रहा होता है, कभी आपको वॉमिटिंग हो रही होती है, कभी आपको डायरिया या लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो जाती है। सो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड डिटरमिन योर ओवरऑल हेल्थ, नॉट ओनली योर बॉडी वेट। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपको वेट के लिए कॉन्शियस होना चाहिए। बिल्कुल, मैं मेरे बात करने का ये भी मतलब कोई ना ले ले कि जी बॉडी वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने मर्जी बैठ बैठ के काउच पोटैटो बनते जाएं या जंक फूड खा के या फिजिकली इनएक्टिव रह के। सो मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वेट के साथ साथ आपने बाकी चीजों के लिए भी एफर्ट्स करनी है, क्योंकि हमारी वेट लॉस इंडस्ट्री, हमारी मींस इंटरनेशनल जो वेट लॉस इंडस्ट्री है, दैट इज अ multi-billion dollar इंडस्ट्री, तो वो उसने हमें हमेशा वेट के कॉन्टेक्स्ट में फंसा के रखा हुआ है। सो हाउ मेनी पीपल really care about their blood pressure and pulse rate and body temperature and rate of breathing? इन सारी चीजों के ऊपर कौन बात कर रहा होता है? कितनी बार आपने घरों में देखे कि रेगुलरली लोग अपना ब्लड प्रेशर वीकली बेसिस पे चेक कर रहे हो, खासतौर पे when they cross the age of 40 और 50, आपके पेरेंट्स हैं होंगे जिस एज में, या मे बी नानी अम्मा दादी अम्मा हो, या फिर इसी तरह से हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे वी मेक श्योर कि जी हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग अच्छा ठीक चल रहा है, या हमारा बॉडी टेम्परेचर कहीं बढ़ तो नहीं गया। सो ये हम कहाँ रूटीन में चेक कर रहे होते हैं? सो ऑल वी आर कंसर्न्ड इज विद द बॉडी वेट, एंड जब ये चीज हद से ज्यादा एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, तो देन देयर आर पीपल जो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा भी अपना बॉडी वेट जो है वो
अपने आप को वे कर रहे होते हैं वेइंग स्केल पे, हालांकि दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, क्योंकि रूटीन की बॉडी वेट में फ्लक्चुएशन, रूटीन की वेरिएशंस एब्सोल्युटली नॉर्मल है। मैंने आपको पहले भी कई बार बेटे एग्जांपल दी होगी और बताया होगा, यकीनन मुझे याद भी आ रहा है कि अगर आप खाना खा के बॉडी वेट करते हो तो वो डिफरेंट आएगा, एम्प्टी स्टमक करते हो तो वो डिफरेंट आएगा, स्टूल पास करने के पहले करते हो तो डिफरेंट आएगा, स्टूल पास करने के बाद करते हो तो वो डिफरेंट आएगा, एक्सरसाइज करने के फौरन बाद वेट करते हो वो डिफरेंट आएगा, 2 लीटर पानी पीने के बाद करते हो तो वो डिफरेंट आएगा। तो इस तरह अगर आप अपने आप को दिन में 4 मरतबा वेइंग स्केल पे खड़े करोगे, सुबह के टाइम 80.8 केजेस, दोपहर को खाना खाने के बाद 81.7 केजेस, स्टूल पास करने के बाद 81.1 केजेस, 2 लीटर पानी पीने के बाद 83.4 केजेस, तो ये इसकी कोई तुक नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। सो हेंस हमें सिर्फ वीकली बेसिस पे वेट रिकमेंडेड ये है कि चेक करना चाहिए, और उसका भी आइडियल टाइम मैंने आपको बताया हुआ है, सुबह स्टूल पास करने के बाद और ब्रेकफास्ट करने से पहले, ठीक है। तो इसलिए बॉडी वेट बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन सिर्फ यही इंडिकेटर नहीं है आपकी ओवरऑल हेल्थ का, रिमेंबर। जब एरिया का क्वेश्चन है ब्लड शुगर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड शुगर्स भी वाइटल साइंस में आते हैं या नहीं? नॉट रियली बेटे, ब्लड शुगर्स को हम वाइटल साइंस में नहीं लेते। बेसिकली कुछ जगहों पे हम 4 वाइटल साइंस लेते हैं, कुछ जगहों पे 6 लेते हैं। सो 4 जो मैंने आपको बता दिया, बॉडी टेम्परेचर, देन रेस्पिरेशन रेट, फिर आपका पल्स रेट आ जाता है और आपका ब्लड प्रेशर आ जाता है। तो जहाँ पे 6 लेते हैं वहाँ पे नॉर्मली हाइट और वेट को ही वो ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्लड शुगर्स को हम एज सच वाइटल साइंस में नहीं काउंट कर रहे होते। अच्छा, तो ये हमारा वेट। सो कहने का मतलब ये है कि डोंट बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर बॉडी वेट, यू शुड बी कॉशियस अबाउट योर बॉडी वेट, बट डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड रिगार्डिंग योर बॉडी वेट, ठीक है। ये चीज आपने हमेशा खुद भी समझनी है और अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को भी समझानी है। थर्ड हमारा बेटे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एडल्ट्स में आ जाता है वेस्ट सर्कमफेरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So waist circumference means obviously आपकी जो circumference है waist area का, बहुत important indicator है आपकी different diseases के लिए, especially cardiovascular diseases। इसको यूज करने के लिए वी कैन सिंपली यूज अ नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप। इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज करना है? नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप। सो इसको मेजर कैसे करना है? ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो सीधे बिल्कुल अपराइट खड़ा हुआ है। हिप बोन्स के जस्ट ऊपर आपने उसकी मेजरमेंट लेनी है। मेजरमेंट या रीडिंग नोट करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि टेप में कोई ट्विस्ट नहीं है। और अगेन एज यूजुअल आप 3 रीडिंग्स लेके उनका मीन लेंगे। अच्छा, जो कट ऑफ पॉइंट्स हैं हमारे लिए वेस्ट सर्कमफेरेंस के, वो मेन में है लेस देन 94 सेंटीमीटर और वुमेन में लेस देन 80 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मेल है और उसकी वेस्ट सर्कमफेरेंस आपने क्या मेजर की और वो 94 सेंटीमीटर या उससे कम आई है, so that means कि he does not have a risk of non-communicable diseases, CVDs वगैरह होने का उसको चांस या रिस्क
नहीं है या कम है। और इसी तरह फीमेल्स का मैंने बताया 80 सेंटीमीटर या उससे कम। फिर अगर मेन में वेस्ट सर्कमफेरेंस 94 से लेके 101.9 तक है, 94 से लेके 101.9 तक है, या फीमेल्स में 80 से लेके 87.9 तक है, तो then they have a moderate risk of non communicable or lifestyle related diseases. सर ये काइंडली लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। मैं रिपीट करता हूँ बेटे। तो मैंने कहा कि जनाब मेन में अगर वेस्ट सर्कमफेरेंस आती है 94 से 101.9 सेंटीमीटर, और वुमेन में अगर आती है 80 से लेके 87.9 सेंटीमीटर, तो then they are at a moderate risk of developing non-communicable या जिसको हम कहते हैं lifestyle related diseases. एंड लास्टली अगर बेटा मेन में वेस्ट सर्कमफेरेंस की मेजरमेंट 102 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है, 102 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है, और वुमेन में 88 सेंटीमीटर या उससे सर ये जो ज्यादा। आपने जी सर ये जो आपने अभी बताया ना मेल में, वो दोबारा रिपीट करिए, मेल और फीमेल वाला, वो क्या बता रहे हैं आप? 102 सेंटीमीटर 102 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा मेन में, मेल्स में, और 88 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा वुमेन में। Then they are at a high risk of developing non-communicable or lifestyle related diseases. However, एक छोटा सा कैच है यहाँ पे। वो कैच ये है
कि within Asian populations जो हम रिस्क डिफाइन करते हैं वो 90 or more centimeters in men, 90 or more centimeters in men and 80 or more centimeters in women. Excuse me, sir. जी बेटा। सर ये वेरिएशन क्यों है एशियंस के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। ठीक है, तो एशियंस के लिए मैंने क्या बताया, 90 centimeters or more in men and 80 centimeters or more in women. So वेरिएशन क्यों है? वेरिएशन बेटे इसलिए है कि एशियंस आर जेनेटिकली predisposed to developing cardiovascular diseases more. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम एशियंस के पास मार्जिन कम है, मार्जिन कम हुआ ना, यानी हमें लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जल्दी हो जाएंगी कंपेयर टू मे बी अमेरिकन और अफ्रीकन और अदर जो भी एथनिसिटीज हैं। ठीक है, तो ये कट ऑफ्स आपको जहन में होने चाहिए। और अगर आपने इंचेस में कैलकुलेट करना है तो फिर बड़ा ही सिंपल है, मैंने जितनी भी वैल्यूज आपको बताई हैं, भले वो 94 सेंटीमीटर है या 80 है या 102 सेंटीमीटर है या 88 है या जो भी है, तो आपने उसको 2.54 से डिवाइड कर देना है, 2.54 से आपने उसको डिवाइड कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर इन इंचेस। 2.54 से बेटा आपने उसको डिवाइड कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर इन इंचेस। तो आप बड़ी आसानी से इंचेस के अंदर भी फिर उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, तो वो कोई इशू नहीं। सर इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब अगर इसके अलावा हो किस सेंस में बेटा एक्सेप्शंस, किस टाइप की? सर मतलब देखें अब कोई 80 से नीचे है लेकिन फिर भी उसको ऐसा कोई मसला है, ऐसा हो सकता है? एब्सोल्युटली, फीमेल्स में अगर हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठीक, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये अब आप फिर वही वाले बात कर रहे हो मोर और लेस जो हमने बॉडी वेट की केस में डिस्कस की है। सो कहने का मतलब ये है कि दिस डज नॉट मीन कि अगर एक इंडिविजुअल एक मेल है और उसका वेस्ट सरकमफेरेंस लेट से 85 सेंटीमीटर है, तो उसको कोई कभी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो ही नहीं सकती। और अगर एक मेल का वेस्ट सरकमफेरेंस लेट से 104 सेंटीमीटर है तो उसको हर हाल में हार्ट अटैक आना। दिस इज नॉट द केस। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज आप अपने ज़हन में रखो। ठीक है, तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारे इंडिकेटर्स हमारी ओवरऑल हेल्थ को डिटरमिन कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर इंडिकेटर को जितना नॉर्मल, जो भी हमारे कट ऑफ हमने डिस्कस किए, जितना नॉर्मल के करीब लेके आ सकते हैं उतना नॉर्मल के करीब लेके। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमेशा ज़हन में रखो कि वी शुड ऑलवेज
गो फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का बेटे मतलब ये होता है कि आप चीजों को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, ओवरऑल सिनेरियो में देखते हो। ठीक है, तो किसी भी इंडिकेटर को आपने इंडिविजुअली सिर्फ नहीं देख के बैठ जाना कि अच्छा ओके मेरे पास पेशेंट आया है जी, उसका वेस्ट सर्कमफेरेंस 105 सेंटीमीटर है, अब आप उसको कह दीजिए आप तो अल्लाह माफ करे हार्ट अटैक के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं है कभी भी। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक बंदा है जिसकी, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जिसकी बहुत हेल्दी ईटिंग है, उसकी जीन्स में, उसकी फैमिली में सीवीडीज रन नहीं करती, बट क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसका जॉब ऐसा है कि वो डेस्क पे बैठा रहता है 8 घंटे 9 घंटे, तो उसका वेस्ट सर्कमफेरेंस हेल्दी रेंज में नहीं आता, लेट्स से 100 सेंटीमीटर है। तो हो सकता है उसको जिंदगी में कभी सीवीडीज ना हो। ऑन द अदर हैंड एक बंदा है जिसका वेस्ट सर्कमफेरेंस तो बहुत हेल्दी रेंज में है, 88 सेंटीमीटर है, लेकिन 24/7 वो जंक फूड कंज्यूम करता है और उसकी जेनेटिकली वो प्री डिस्पोज है सीवीडीज के लिए। और ईटिंग हैबिट्स भी बहुत उसकी खराब है, तो हो सकता है उसको सीवीडीज जल्दी हो जाए, या कोई भी एक लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन जल्दी डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक बेटे हम कहते हैं ओवरऑल, जहां पे हम किसी भी चीज को इंडिविजुअलिटी में नहीं देख रहे होते, जहां पे हम चीजों को एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होते हैं। तमाम चीजों को कंबाइन करके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हिप सर्कमफेरेंस। तो ऑब्वियसली हिप सर्कमफेरेंस मींस बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द हिप एरिया। तो आपका जो बटॉक्स का एरिया है, जहां मैक्सिमम एरिया आप कवर कर रहे होंगे, वहां पे आप हिप सर्कमफेरेंस पेशेंट की या सब्जेक्ट की, क्लाइंट की, जो भी है इंडिविजुअल की, आप उसको मेजर करेंगे। So again, standing position में with feet together, जो मेजरमेंट ले रहा होगा he or she should stand at the side of the subject। उसने साइड में खड़े होके, आगे या पीछे से खड़े होके मेजरमेंट नहीं लेनी, साइड में खड़े होके मेजरमेंट लेनी है, सो दैट मैक्सिमम सर्कमफेरेंस वो बटॉक्स एरिया का इजीली देख सके। अगेन इसको मेजर करने के लिए आपने वही नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप यूज करनी है। और उसी तरह से मेजर करने से पहले लाइट क्लोथिंग होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा जो भी स्टफ है वो आप निकाल दें। वॉलेट, जैसे मेल्स अक्सर वॉलेट पैंट की पिछली पॉकेट में रखते हैं, तो ऑब्वियसली उसके साथ आपकी वेस्ट सर्कमफेरेंस एक्यूरेट नहीं आएगी। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मुआक, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। अच्छा, मुआक हम एडल्ट्स में भी करते हैं, लेकिन बच्चों में भी करते हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि बच्चों में ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मुआक।
अच्छा, मुआक होता क्या है बेसिकली? सो मुआक बेटे होता है circumference of non-dominant upper arm. Circumference of non-dominant upper arm. और इसको मेजर हम कहां पे करते हैं? एट द मिड पॉइंट, at the midpoint between acromion and olecranon. मैंने लिख दिया चैट बॉक्स में, सॉरी ये सेकंड वाला प्लीज इग्नोर इट, फर्स्ट और थर्ड वाला ठीक है। एक्रोमियन एंड ओलेक्रेनन, बुक में से टाइपिंग मिस्टेक होगी दरम्यान वाले, बिटवीन एक्रोमियन एंड ओलेक्रेनन। अच्छा, मैंने क्या कहा? मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ नॉन डोमिनेंट अपर आर्म। नॉन डोमिनेंट वो वाली आर्म होती है जिसको हम हैंड राइटिंग में यूज नहीं कर रहे होते, यानी कि अगर मैं राइट हैंड से लिखता हूं तो मेरी नॉन डोमिनेंट आर्म कौन सी है? लेफ्ट। और जो बच्चे आप में से लेफ्ट हैंडेड हैं, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, उनकी नॉन डोमिनेंट आर्म कौन सी है? राइट। ठीक है। अब नॉन डोमिनेंट क्यों लेते हैं? नॉन डोमिनेंट सिंपली इसलिए लेते हैं, डोमिनेंट आर्म हमारी जिंदगी में ज्यादा यूज होती है। ऐसे ही है ना, मैक्सिमम काम हम राइट हैंड से या राइट आर्म को यूज करके करते हैं ना, अगर हम राइट हैंडेड हैं। एंड इफ यू आर लेफ्ट हैंडेड तो हम मैक्सिमम काम लेफ्ट हैंड या लेफ्ट आर्म को यूज करके करेंगे। ऐसा ही है। यस सर। तो नॉन डोमिनेंट आर्म पे, अपर आर्म पे आपने हमेशा करना। अपर आर्म मींस एल्बो से ऊपर ऊपर। एल्बो से ऊपर ऊपर। सर यानी अगर कोई राइट हैंड से लिखता है तो उसके लेफ्ट बाजू की एल्बो से ऊपर ऊपर तक नॉन डोमिनेंट आर्म होगी? बिल्कुल नहीं, नॉन डोमिनेंट पूरी लेफ्ट आर्म होगी। हमने मुआक मेयर एल्बो से ऊपर करना होता है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा मेयर हम करते क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मींस हाफ वे थ्रू। किस चीज के हाफ वे थ्रू? बिटवीन एक्रोमियन एंड ओलेक्रेनन। मैंने कहा ये क्या चीजें हैं जी? ये तो बड़ी को मुश्किल टर्म्स है। नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल टर्म्स नहीं है। एक्रोमियन होता है बोनी टिप ऑफ योर शोल्डर ब्लेड। आप लोग अभी बैठे बैठे अपने शोल्डर के टॉप पे अगर अपनी फिंगर टच करोगे तो एक हड्डी बाहर को निकली हुई नजर आएगी। यस सर। आ रही है? सो दैट इज नोन एज एक्रोमियन। ठीक है, उसको एक्रोमियन कहते हैं। और ओलेक्रेनन क्या होता है? आप अपनी आर्म को फोल्ड करो, जैसे नमाज पढ़ते हुए करते हैं। आर्म को फोल्ड करो, आपको कोहनी के ऊपर एक बाहर निकली हुई बोन नजर आएगी। आ रही है? यस सर। अब बोनी प्रोमिनेंस एट द एल्बो, उसको हम ओलेक्रेनन कहते हैं।
ठीक है, तो दैट मीन्स एक्रोमियन और ओलेक्रेनिन के मिडवे के ऊपर हम मुआक मेजर करते हैं। ठीक है, एंड डोंट वरी, अगेन लास्ट टाइम की तरह मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करूंगा, तो उसमें आपको एक एक चीज बड़ी क्लियर करके पिन पॉइंट करके दिखाई हुई है। सो मुआक बेसिकली मेजर करता है मैल न्यूट्रिशन, कि जब अगर कोई इंडिविजुअल मैल नरिश्ड होगा तो उसका, हम क्या कहते हैं, मसल मैस इंपॉर्टेंट है ना, मसल किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, तो उसका फैट डिपॉजिट्स भी कम होंगे मसल एरिया में, और उसका मसल मैस भी कम होगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो के एनर्जी दे रहा होगा। सो अगर आपने टीवी पे कभी, मैं आपको भी दिखाता भी हूँ, अगर आपने टीवी पे कभी मैल नरिश्ड कोई बच्चा देखा हो न्यूज में या किसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री में, तो आपको उनकी आर्म्स बहुत ज्यादा थिन नजर आती है। यस सर। है ना, तो वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उनका प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा होता है, मसल वेस्टिंग हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, बजाय इसके कि मैं पॉइंट्स में बताऊं मुआक कैसे मेजर करते हैं, वो ऐसे समझ भी नहीं आएगा, मैं आपको भी एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ उसका, ये बस नेक्स्ट एक वो करने के बाद, ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियरली एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हम मुआक को डिटर्मिन कर रहे होते हैं, किस तरह से मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मुआक की वैल्यूज क्या हम लेते हैं बच्चों में 6 मंथ से लेके 5 इयर्स की एज तक, 6 मंथ से लेके 5 इयर्स की एज तक अगर मुआक यानी कि मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस अगर वो लेस देन 11.5 सेंटीमीटर है, मैंने बताया बच्चों में 6 मंथ से लेके 2 इयर्स की एज तक अगर मुआक की वैल्यू लेस देन 11.5 सेंटीमीटर है, तो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ सैम। सैम होता है सिवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, severe acute malnutrition। और अगर किसी एज के बच्चों में मुआक की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर से कम हो, 12.5 सेंटीमीटर से कम, तो फिर उनको हम कहते हैं मैम, मॉडरेट एक्यूट malnutrition। मॉडरेट एक्यूट malnutrition। इन अदर वर्ड्स, ये बच्चे वेस्टेड होते हैं। वेस्टेड मैंने क्या बताया था, क्या होता है वेस्टेड या वेस्टिंग, बच्चों में क्या कैसे डिफाइन करते हैं, किस क्या चीज होती है वेस्टिंग? सर वेट और हाइट। वेरी गुड, यस दैट्स करेक्ट, बिल्कुल ठीक है बेटे, वेट फॉर हाइट।
अच्छा, अगर हम एडल्ट्स में मॉक कर रहे हो, वैसे नॉर्मली जैसे मैंने कहा एडल्ट्स में भी करते हैं और कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है, हम अभी एडल्ट्स की एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हम ये बच्चों में करते हैं। सो एडल्ट्स में अगर हम कर रहे हो, सो मेल्स में अगर मॉक की वैल्यू 23 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो नॉर्मल है। मेल्स में, मेल एडल्ट्स में अगर मॉक की वैल्यू 23 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो नॉर्मल है। और अगर फीमेल एडल्ट्स हैं, उनकी मॉक की वैल्यू 22 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो नॉर्मल है। तो इस तरह से मॉक को हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा अभी सर एक बात नहीं समझ आई। जी बेटे। सर एक बात नहीं समझ आई कि मुआक हम लोग जो मेजर करते हैं वो तो हम शोल्डर से लेके एल्बो तक मेजर करते हैं, लेकिन जो मैल नरिश्ड बच्चे होते हैं उनका बाजू तो थिन होता है, लंबाई में तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो बेटे, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं 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 नहीं, देखो डोंट गेट मी रॉन्ग, हमने कहा मिड पॉइंट पे मेजर करना है। किसका मिड पॉइंट? एल्बो एंड शोल्डर का मिड पॉइंट। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? जी जी यस सर। लेकिन मिड पॉइंट पे क्या चीज मेजर करनी है? मिड पॉइंट पे टेप रख के उसका सर्कमफेरेंस मेजर करना है। तो जो बच्चा मैलनरिश होगा उसकी बाजू उतनी पतली होगी। ओके सर सही है ना, है कि नहीं? तो लेंथ नहीं मेजर करे, सिर्फ हमने मिड पॉइंट के ऊपर जाना है और मिड पॉइंट के ऊपर टेप रख के उसका सर्कमफेरेंस लेना है। ओके सर। ठीक है, अब आया ना समझ? जी That's good. अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस। ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस, सो इसको इस एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट को हम यूज करते हैं in order to determine subcutaneous fat reserves. Subcutaneous fat reserves. Subcutaneous means underneath the skin. Underneath the skin. Skin के नीचे. सर जी बेटा। सर जब तक हमारी बुक्स नहीं आ रही, आप ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप अगर इसकी पिक्चर्स शेयर कर दें ताकि हम लोग रिवाइज कर लिया करें रोजाना। अच्छा बेटे, अभी ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक कर लो। अच्छा, सो ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस मैंने बताया कि सबक्यूटेनियस फैट को डिटरमिन करते हैं, और जो बंदा हेल्दी होगा उसके अंडरनीथ द स्किन फैट लेयर अच्छी होगी। जो बंदा मैलनरिश होगा उसका जाहिर है फैट ब्रेक डाउन हो रहा होगा एनर्जी पर्पसेस के लिए, तो उसकी सबक्यूटेनियस फैट रिजर्व पुअर होंगी।
इसको डिटरमिन करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विच वी कॉल एज स्किन फोल्ड थिकनेस कैलिपर। स्किन फोल्ड थिकनेस कैलिपर। सो ये बिल्कुल उसी तरह का एक कैलिपर होता है जो आपने बेटे अपने फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर टाइप आपने यूज किया होगा। शायद सिलेंडर की सर्कमफेरेंस हम उससे लेते थे अगर मुझे सही याद है। सिलेंडर की। तो बिल्कुल उसी तरह का, उसी टाइप का मैं भी दिखाता हूँ, डोंट वरी। बड़ा अच्छी सी वीडियो है मेरे पास, सो बड़ा इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह का एक कैलिपर हमारे पास होता है, उसको हम यूज करके डिटरमिन करते हैं कि पेशेंट का या किसी भी इंडिविजुअल का सबक्यूटेनियस फैट रिजर्व्स कितने हैं या कैसे। जस्ट ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से उस कैलिपर को यूज करके हम स्किन को पिंच करते हैं, बेसिकली जैसे हम चुटकी काटते हैं ना किसी को, तो पिंच करते हैं स्किन को, और वो जो पिंच की हुई स्किन होती है वहां पे हम कैलिपर को प्लेस करते हैं और रीडिंग ले लेते हैं। तो जो भी रीडिंग आती है वो हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके पास हमारे पास उसके बाद ट्राइसेप स्किन फोल्ड की स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको उनके साथ फिर हम जो हमने पेशेंट की या जिस भी इंडिविजुअल की हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं उसके साथ हम फिर कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो स्किन फोल्ड थिकनेस है वो सिर्फ ट्राइसेप्स की नहीं लेते, बल्कि वो और एरियाज ऑफ द बॉडी से भी हम स्किन फोल्ड थिकनेस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एब्डोमेन से ले सकते हैं, हम थाई से ले सकते हैं, थाई का जो एरिया होता है, फिर हम काफ से ले सकते हैं। काफ आपको पता ना, हमारी लोअर लेग का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, पिछले वाला पोर्शन, जिसको हम क्या उर्दू में पिंडली कहते हैं मेरा ख्याल है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिंडली कहते हैं ना। यस सर। ठीक है। फिर इसके अलावा जनाब चेस्ट से ले सकते हैं, ट्राइसेप्स से तो लेते ही हैं, वो तो जाहिर है हमने अभी डिस्कस भी किया। ट्राइसेप्स आपको पता है ना, ट्राइसेप्स कौन से मसल्स होते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कौन से मसल्स होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। सर ये अपर आर्म में होते हैं, जो बाइसेप्स होते हैं वो अपर पोर्शन के होते हैं और जो ट्राइसेप्स होते हैं वो लोअर पोर्शन के। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत बता दिया बेटे। बाइसेप्स जो होते हैं, हाँ नहीं उल्टा नहीं, अपर आर्म के होते हैं, बाइसेप्स फ्रंट पे होते हैं और ट्राइसेप्स बैक पे होते हैं, पिछली साइड पे। ठीक है, बाइसेप्स फ्रंट पे अपर आर्म की,
और ट्राइसेप्स अपर आर्म की बैक साइड पे। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट बॉडी साइड से हम बेसिकली स्किन ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस ले रहे होते हैं, और उनका फिर अगेन हम 3 डिफरेंट लोकेशन से लेके उनका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंट बॉडी साइड से बेटे हम इसलिए नॉर्मली लेते हैं क्योंकि देखो देयर आर सर्टेन पीपल जो कहते हैं जी हमारी आर्म एरिया हैवी है, आर्म बाजू हैवी है, कुछ कहते हैं जी हमारा चेस्ट हैवी है, कुछ कहते हैं हमारी थाइज बहुत हैवी है। तो सबक्यूटेनियस फैट डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी में डिफरेंट प्रोपोर्शन हो सकती है। तो अगर हम सिर्फ एक ही लोकेशन से ले लें ना, लेट्स से जस्ट हमने चेस्ट से ही ले लिया, या सिर्फ ट्राइसेप से ही ले लिया, या सिर्फ हमने एब्डोमेन से ही ले लिया, तो वो फिर एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती। भाई अब मेरी तरह का बंदा उसके एब्डोमेन से अगर आप ट्राइसेप स्किन फोल्ड लोगे तो वो ज्यादा ही वैल्यू आएगी ना, जरूरी तो नहीं है मेरी पूरी बॉडी की वो सही पिक्चर डिपेक्ट कर रहा हो। तो इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि आप 3 डिफरेंट लोकेशन से ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस लें और फिर उनका मीन कैलकुलेट कर लें। ठीक है, फ्रॉम 3 डिफरेंट लोकेशंस, और फिर आप उसका मीन ले लें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होते हैं हमारे एडल्ट्स के अंदर।